Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to the AMRs. करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आपने लेक्चर देखा हुआ तो ये लेक्चर आपके लिए रियली यूजफुल होगा, क्योंकि इस लेक्चर में भी हम सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, और इसके साथ साथ सॉल्व करेंगे कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को भी जो कि एमडी कैट में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, ये लेक्चर आपके लिए टोटली यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमारे पास में बात करते हैं ओहम्स लॉ की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, इस लॉ को प्रपोज किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने, और बेसिकली उसने कोशिश करी कि करंट और वोल्टेज के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की। तो जो लॉ वहाँ पे प्रपोज हुआ उसे नाम देते हैं ओहम्स लॉ का, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सपोज करो हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी से अटैच कर रखा है। अब इस बैटरी का वोल्टेज हमारे पास में V के बराबर है। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये जिम्मेदार है करंट के फ्लो करने के लिए। सपोज कर लो कि अगर हमारे पास में कोई कंडक्टर है, कोई भी आप मान लो लोड है, जैसे रेजिस्टर है, कोई बल्ब है, एक्सेट्रा, तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं करता ऑटोमेटिकली। वहाँ पे करंट को फ्लो कराने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब कितना करंट फ्लो करता है, तो ओहम्स ये बोलता है कि हमारे पास इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे जाएं तो ये कहता है एट लो एंड कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास में ये कहता है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा, यानी कि दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इक्वेट करें, तो इसमें इस तरह से लिख सकता हूँ कि करंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पर G, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो किसके बराबर है V के। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना G, कैपिटल G, ये हमारे पास में कहलाता है कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, और ये जो कंडक्टेंस है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास में जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि G इज इक्वल टू 1/R। अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करता हूँ, अब देखो यहाँ पे करंट क्या बनेगा, तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू G के हम क्या लिखेंगे 1/R, ये आ गया 1/R, और हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर हम R को इस तरफ करवाएं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा वो होता है V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में सिंपल सा एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओहम्स लॉ। बेसिकली हमारे पास में एक रिलेशनशिप है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं जब हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता होती है। लेकिन ओहम्स लॉ का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सी है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप कि यहाँ की बात आपको समझ में आई होगी। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास में ये जो R हम यूज़ कर रहे हैं ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जब किसी कंडक्टर से हमारे यहाँ करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे एटम्स के आपस में कोलिजन होती है, तो कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो करंट के रास्ते में ये चार्जेस के फ्लो में जो मुज़ाहमत सामना करना पड़ती है उसे क्या नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो अब यहाँ से सेपरेट करो R को, तो जो I है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V डिवाइडेड बाय करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर यानी कि I। तो ये हमारे पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड
करंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, एज एन एमसीक्यूज इंडिकेट में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये वाला याद रखोगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है ना, ये होता है ओम। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 ओम कितना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हमारे पास में किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम उस वक्त होती है जब उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पीयर का करंट पास करे। यानी कि हम ये लिखेंगे कि 1 ओम, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पीयर, यानी कि 1 एम्पीयर। तो अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें अक्रॉस द कंडक्टर और उसमें से 1 एम्पीयर का करंट पास करें, तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो 1 ओम के बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस की न्यू वैल्यू क्या होगी। तो आप सोचें, फॉर्मूला देखें, तो आपके ध्यान में क्या आंसर आता है इसका। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे पास ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी पहले से, रेजिस्टेंस सेम रहेगी, या जो रेजिस्टेंस है वो पहले से हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो कंडीशन हमें क्या बता रखी है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया डबल। तो आप जानते हो बाय ओम्स लॉ करंट का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या लिंक है, वो डायरेक्ट लिंक है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, इसको हम इंक्रीज करवाएंगे, तो हमारे पास में जो करंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज डबल हो गया तो जाहिर बात है कि यहाँ पे जो हमारा न्यू करंट है वो भी क्या हो जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि करंट विल आल्सो बिकम्स डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आई। अब स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है बराबर होगी वोल्टेज जो कि 2V के बराबर है डिवाइडेड बाय करंट जो कि 2I के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा V ओवर I, और V ओवर I किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास में जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सेम टू सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो बात हमें याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पर इंडिपेंडेंट होती है, इन पर डिपेंड नहीं करती। ये जस्ट एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले से आपने ये कैसे नहीं करना कि वोल्टेज डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। ये सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर, ये वोल्टेज और करंट पर इंडिपेंडेंट होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पहले रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स थोड़ा वेट करो, इसका आंसर अगले लेक्चर में देंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस के कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और एक किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फिर यहाँ पर जस्ट आपने ये बात याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास में एक टर्म आती है कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होती है ओम्स लॉ के अंदर। अब यहाँ पे 2 ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली यहाँ से इंस्टीट्यूट आपको बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड में या इंटी टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास में ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वोल्टेज वर्सेस करंट, जिसको मैं VI ग्राफ का नाम देता हूँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इंडिकेट्स, तो स्टूडेंट्स अगर बात जानते हो कि हमें लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा वर्टिकल वाली टर्म को डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली टर्म से, यानी कि राइज डिवाइडेड बाय रन। अब यहाँ पे देखो हमने फाइंड करनी है स्लोप, तो स्टूडेंट हम लिखेंगे कि इसकी जो स्लोप है ना हमारे पास में, स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये बराबर होगी राइज ओवर रन, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में क्या आ रहा है, वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, करंट। तो अगर आप जरा दिमाग पर जोर दो तो देखो ये किसका फार्मूला बनता है, वोल्टेज और करंट। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि वोल्टेज और करंट की जो रेशियो है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जनाब रेजिस्टेंस। यानी कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
यानी कि जितनी स्लोप ज़्यादा होगी हमारे पास में रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। अब सुन नेक्स्ट हम बात करते हैं IV ग्राफ की। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस बता रहा है यहाँ पे, बस टर्म्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ, तो सर प्रोसेस सेम वही है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, वर्टिकल को डिवाइड करवाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम लिखेंगे I यानी कि करंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। अब अगर वर्ड्स देखो तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ तक रेजिस्टेंस हमारे पास में अगर होता V/I तो वो R आता, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है यानी कि I/V, तो ये बनेगा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि 1/R। तो इसमें हमारे पास में छोटा सा पॉइंट्स आपने याद रखना है कि हमारे पास में स्लोप ऑफ IV ग्राफ जो है वो हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बताती है, जो कि बेसिकली आप देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के। तो इट विल बी इक्वल टू द कंडक्टेंस, जिसको मैं G लिखूंगा। अब सिंस यहाँ पे जो मेन हमारा पॉइंट है वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो रेजिस्टेंस के बारे में आते हैं, लेकिन आपने बात याद रखनी है कि IV ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी, कंडक्टेंस, और VI ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, रेजिस्टेंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सुन यहाँ पर देखो कि हमारे पास में कि IV ग्राफ का जो स्लोप है इसका रेजिस्टेंस के साथ में क्या लिंक है, इनवर्स, यानी कि जब हमारे पास में स्लोप ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, और जब हमारे पास में स्लोप कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब ये बात हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि जो स्लोप है मैथमेटिकली वो tan थीटा के बराबर होती है। तो जब थीटा इंक्रीज करता है tan की वैल्यू इंक्रीज करती है, tan की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्लोप हमारी इंक्रीज करेगी, स्लोप इंक्रीज करेगी तो IV ग्राफ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, स्लोप इंक्रीज करेगी तो VI ग्राफ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारे आइडियाज आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। तो इसी के ऊपर हमारे पास कुछ बेसिक्स है, 2-3 MCQs हैं, तो चलिए इनको भी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि उसने एक ग्राफ दिखा रखा है जिसमें दो रेजिस्टेंस को शो किया मैंने, एक R1 है लाइन 1 और दूसरे हमारे पास में लाइन 2 है जिसकी रेजिस्टेंस R2 के इक्वल है। फर्स्ट लाइन एंगल बना रही है θ1, सेकंड लाइन एंगल बना रही है θ2। ग्राफ हमारे पास में है IV ग्राफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो फॉलोइंग इज करेक्ट, आपने ये बताना है कि R1 और R2 आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में सेम है, बराबर है, यानी कि ग्रेटर है या लेस है। अब स्टूडेंट्स देखो मैंने अभी अपनी बात सिखाई है कि हमारे पास में IV ग्राफ की जो स्लोप है उसका रेजिस्टेंस के साथ में क्या लिंक होता है, इनवर्स। तो हम ये देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, IV ग्राफ की जो स्लोप है इसका रेजिस्टेंस के साथ में क्या लिंक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनके 1/R। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी स्लोप होगी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और जिसकी स्लोप होगी कम उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। तो जरा ग्राफ को देखो और मुझे ये बताओ कि किस लाइन की स्लोप ज्यादा है, लाइन 1 की या लाइन 2 की। तो ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास में क्योंकि θ2 की वैल्यू ज्यादा है तो R2 की जो लाइन है उसकी स्लोप ज्यादा होगी, और θ1 की जो लाइन है इसकी स्लोप कम है, छोटा एंगल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो स्लोप है वो कम होगी। तो अगर यहाँ पर स्लोप कम है तो R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है तो R2 की वैल्यू कम होगी, यानी स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इस लाइन की स्लोप कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनके R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स वो बनेगा डेल्टा, कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन और है, उसने आपको दिखा रखा है VI ग्राफ, यानी वोल्टेज वर्सेस करंट। यहाँ पर दो लाइंस हैं, लाइन A और लाइन B। लाइन A एंगल बनाती है 30 डिग्री और लाइन B का एंगल यहाँ पर वो बनता है 60 डिग्री, और आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लाइन A टू द रेजिस्टेंस ऑफ लाइन B। अब हमें इसकी रेशियो निकालनी है। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें लॉजिक वही फंडा सारा रहेगी कि लॉजिक आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का स्लोप से क्या रिलेशनशिप है,
और स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में देखा है तो वी आई ग्राफ, इसकी जो स्लोप हमारे पास में है वो क्या बताया गया है, रेजिस्टेंस। और इस केस में देखा जाए तो रेजिस्टेंस का स्लोप से डायरेक्ट लिंक है। और ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास में जो स्लोप है ना, स्लोप को हम फर्दर क्या लिखते हैं, tan थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास में tan थीटा के साथ रेजिस्टेंस का क्या लिंक बनेगा, डायरेक्ट लिंक बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे होते तो उसका इनवर्स लिंक बन जाता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी, ये हमें फाइंड करना है। ये बराबर होगा स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्ट लिंक कैसे है यहाँ पे, तो स्लोप किसके बराबर है, बेसिकली tan थीटा में हमें एंगल गिवन तो एंगल को यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में बनेगा टेंजेंट थीटा ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन का एंगल कितना बन रहा है, अपनी लाइन ए का एंगल होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे बन गया टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास में जो टेंजेंट जो 30 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो होता है ना tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास में बनेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का बनेगा स्क्वायर, तो इसमें ये बनेगा हमारे पास में अंडर रूट 3 और होल का यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ से देखो क्लियरली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास में बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बी, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, चार्ली ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे पास में वी आई ग्राफ होगा तो स्लोप का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट लिंक होता है। अगर हमें रेशियो में आनी है तो रेशियो में हम स्लोप से उसका डायरेक्ट रेशियो फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अगर यहाँ पे था आई वी ग्राफ तो फिर इसका इनवर्स लिंक बनता, हम यहाँ लिखते हैं आर ए और आर बी इज इक्वल्स टू tan थीटा बी और tan थीटा ए, तो हमारा आंसर आता सिर्फ और सिर्फ 3 आता। ठीक है, या 3:1 आ जाता। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आई होप कि आइडिया क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ में कमेंट्स के अंदर, तो हम उसको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। और स्टूडेंट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस शीट भी दी जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर्स वहाँ पे होते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप सिमिलरली डायरेक्टली हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नहीं, ओहम्स लॉ की दो एप्लीकेशन है कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओहमिक कंडक्टर्स की या ओहमिक मटेरियल्स की, तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं या ओहम्स लॉ की बात मानते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं, ओहमिक मटेरियल्स। इन द मटेरियल्स व्हिच ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक मटेरियल। अब स्टूडेंट्स ओहम लॉ क्या कहता है, तो ओहम लॉ में ये कहता है कि इस केस में हमारे पास में करंट का वोल्टेज से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और ये कब वैलिड होता है, जब हमारे पास में सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सिंपल सी हमारे पास में बात है कि ओहमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे वो ओहमिक मटेरियल्स। इनके केस में करंट का वोल्टेज से डायरेक्ट लिंक यानी ये एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट लिंक होता है। अब आगे इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे मजीद। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इनका आई वी ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास रहता है जनाब करंट, ठीक है, ये हो गया करंट, और यहाँ पे हमारे पास में है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स अगर इसका करें ना ग्राफ प्लॉट, तो इनका जो ग्राफ है क्योंकि करंट का वोल्टेज से डायरेक्ट लिंक है, तो इनका जो आई वी ग्राफ हमारे पास में बनता है वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन।
तो ये बात आप याद रखेंगे। अब ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं? तो हम कहेंगे जितने भी हमारे पास में मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये जितने भी मेटल्स हैं वे लो टेम्परेचर की रेंज में ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑल द मेटल्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास में मेटल्स हैं एट लो टेम्परेचर, ये हमारे पास में ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को, ठीक है। तो ये बात आप याद रखनी है, मेटल्स एट लो टेम्परेचर आर द ओहमिक मटेरियल्स। अब उसके बाद हमारे पास में आता है कि नॉन ओहमिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी ओहम्स लॉ की बात नहीं मानेंगे, उसको डिससेटिस्फाई करेंगे, उसे क्या नाम देते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो लिखेंगे द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ठीक है, द मटेरियल्स व्हिच नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक मटेरियल्स, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, यानी यहाँ पे करंट और वोल्टेज की प्रोपोर्शनलिटी वैलिड नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे इनके केस में हमारे पास में जो करंट है ना, करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे वैलिड नहीं होती। यानी कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी वैलिड नहीं है तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी इनकी रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। तो इस केस में लिखेंगे द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में है कहानी नॉन ओहमिक मटेरियल्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन ओहमिक मटेरियल्स के केस में इनका IV ग्राफ कैसा होगा, किस तरह से बनेगा, तो उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास में इनका जो IV ग्राफ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोर्स फ्लो आ गया करंट और यहाँ पे हमारे पास में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें मैं लिखता हूँ V के साथ। स्टूडेंट्स इनका जो ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यानी कि या तो वो हमारे पास में बनती है एक इंक्रीजिंग कर्व या वो हमारे पास में बनता है एक डिक्रीजिंग कर्व, कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल्स जिनका वोल्टेज बढ़ने से करंट डिक्रीज होता है, ये हमारे पास में कहलाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब या फिलामेंट लैंप का जो होता है टंगस्टन फिलामेंट, ये इसका ग्राफ होता है। ये जो डिक्रीजिंग कर्व है वोल्टेज की तरफ वो फिलामेंट इंडिकेट करती है, और ये जो कर्व है हमारे पास में राइजिंग कर्व, यानी कि वोल्टेज बढ़ने से करंट इसका ज़्यादा होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास में कहलाता है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। तो हमारे पास में जो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो तो ओबे करते ही नहीं है ओहम्स लॉ को, ठीक है। और जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये भी लो टेम्परेचर पे ओहमिक होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है ये नॉन ओहमिक में बन जाता है, ये इसको ओबे नहीं करेगा, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो इसमें ये थी हमारे पास में कहानी ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स की। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप फर्दर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में लास्ट 2 MCQs हैं, फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा क्विज दूंगा और देन फाइनली इस लेक्चर कंडक्ट करेंगे। तो हमारे पास का क्वेश्चन ये है, एक MCQs है, ये बेसिकली MDCAT 2014 में पूछा गया था पास्ट पेपर्स के अंदर। तो इसमें ये है हमारे पास में डायग्राम दे रखी है कि 2 बैटरीज हैं, एक 9 वोल्ट की है दूसरी 6 वोल्ट की। इसमें एक एमीटर की मदद से रेजिस्टर के साथ अटैच किया जो कि 3 ओम का है, और आपसे पूछता ये है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब सबसे पहले मुझे आप ये बात बताओ कि एमीटर का फंक्शन क्या होता है, एमीटर का फंक्शन क्या होता है। तो एमीटर आप सब जानते हो कि ये यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन से पूछा है कि बताओ एमीटर की रीडिंग क्या है, तो मतलब आपसे क्या पूछा है, उसने करंट के बारे में पूछा है। अगर हम बात करें करंट की, तो करंट को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वोल्टेज अगर हमारे पास है और रेजिस्टेंस हमें पता हो। अब यहाँ पे इसने वोल्टेज तो दे रखी है 2 बैटरीज, तो ये टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि अगर दोनों बैटरीज जो है वो सेम डायरेक्शन में अटैच हो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेम डायरेक्शन में अटैच है, तो इनका जो टोटल वोल्टेज है ना वो इनको प्लस करने से आएगा। पर अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इस तरह से कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट अटैच कर देते हैं, देन यहाँ पे ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज करती है, तो वहाँ पे हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों को माइनस करने से निकालते हैं, तो उस केस में वो होता है 9 - 6 यानी 3 वोल्ट। बट यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों बैटरीज की डायरेक्शन सेम है,
इस जगह पर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेसिकली ये बनेगा 9 प्लस 6, तो इसका आंसर हमारे पास में बनता है 15 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरीज अक्रॉस रेजिस्टर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी मेरे पास में 3 ओम की, हमें फाइंड क्या करना है करंट। तो आप जानते हो कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास में कितना है 15 वोल्ट्स, तो यहाँ पे लिखोगे आप 15। रेजिस्टेंस कितनी है मेरे पास, तो ये है जनाब 3 ओम। अगर हम 15 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास में जो करंट है ना इसका आंसर आता है 5 एम्पीयर। तो यहाँ पे हमारे पास में इस रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा एमीटर जो रीडिंग नोट करेगा यहाँ पे वो कितनी होगी 5 एम्पीयर। तो हमारा जो राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे वो क्या बनेगा बीटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास में लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ये एमडीगेट 2013 में पूछा गया था। अब इसमें ये कहता है कि a 12 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड टू अ 6 ओम रेजिस्टर। हमने क्या किया 12 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई किया है 6 ओम के रेजिस्टर के ऊपर। टू हैव अ स्टेडी करंट व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होगा फॉर अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पीयर, कि करंट कितना फ्लो करे वहां पे 1 एम्पीयर। अब उसने दो सिचुएशन दी है आपको। पहली सिचुएशन ये है कि हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी लगाने से 6 ओम के रेजिस्टर के ऊपर करंट फ्लो करता है। अब हमें पता कितना फ्लो करता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तब ये होगा कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उसी रेजिस्टर के ऊपर कि जो करंट है हमारे पास में वो 1 एम्पीयर हो जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो करंट हमारे पास में 1 एम्पीयर का होगा, इधर से देखो यहाँ पे कि जब हमारे पास में रेजिस्टेंस 1 ओम, सॉरी बेसिकली यार ये काटना पड़ेगा बीच में से, कट देंगे। कट कर देंगे। ओके, तो इसमें हमें कैलकुलेट ये करना है कि तो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर करंट को फाइंड करोगे।